Hello student, today I want to tell you something about the profit theory. There are different types of theory which I was explained before. प्रॉफिट जैसे फॉर एग्जांपल है रेंट थ्योरी है, आपको मैंने रेंट थ्योरी एक्सप्लेन कर दी है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस जितने भी होते हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अवार्ड मिलते हैं, तो जो उनको जो अवार्ड मिलता है एटलीस्ट उसी पे जो है एक थ्योरी प्रिपेयर हो जाती है। फॉर एग्जांपल लैंड को जो है वो रेंट मिलता है तो रेंट थ्योरी होगी, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है देन इंटरेस्ट हो गई, जो लेबर होता है एटलीस्ट उसको वेजेस मिलती है देन वेजेस थ्योरी हो गई। इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप को जो रिवॉर्ड मिलता है इट इज़ नॉन एज प्रॉफिट, देन उसके लिए हमारे इकोनॉमिस्ट में प्रॉफिट थ्योरी है। तो प्रॉफिट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। प्रॉफिट जो है वो एक नेशनल इनकम का वो पार्ट होता है विच एंटरप्रेन्योर गेट्स, जो कि रियल में एंटरप्रेन्योर को मिलता है, एंड इट इज़ द रिवार्ड फॉर द हिज फंक्शंस, जो उसने जो फंक्शंस किया, जो कॉपरेशंस किया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस का, और जो उसने रिस्क बियरिंगली इनोवेशंस किया, और इस स्टाइल के जो डिफरेंट फंक्शंस जो उसने किए, एटलीस्ट प्रॉफिट जो है वो उसका रिवॉर्ड होता है। देन प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड ऑफ एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड होता है। और एंटरप्रेन्योर को जो भी उसकी कैपेसिटी होती है, उसके टास्क होते हैं, उसकी रिस्क बियरिंग, उसका जो भी क्वालिटीज़ होती है एटलीस्ट उस क्वालिटीज़ के बिहाफ पे ही है उसको दिए जाते हैं। तो प्रॉफिट जो होता है एक इनकम होती है जो आफ्टर टोटल पेमेंट्स जो है वो जो है उसके पास मिलती है, कि जितने भी आपने आपकी इनकम में से जितने भी पेमेंट आपने लेस कर दिया आफ्टर जो हुआ वो हुआ। और प्रॉफिट में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी रहती है, आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस जो है इन्वॉल्व करने पड़ते हैं, तब जा करके प्रॉफिट जनरेट होता है। और प्रॉफिट एटलीस्ट एक रिवार्ड है आपके इनोवेटिव्स आइडियाज़ का। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिट। तो रियल में प्रॉफिट जो होता है वो एंटरप्रेन्योर का जो है वो रिवार्ड होता है, उसको हम प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है कि व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में एक करेक्टरिस्टिक्स होती है कि इसमें अनसर्टेनिटी होती है, समटाइम इट विल बी, समटाइम इट इज़ हायर एंड समटाइम इट इज़ लोअर। उसमें कोई कांस्टेंट रेट नहीं है, फ्लक्चुएशन जो है उसमें प्रॉफिट में जो है वो फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। एक 1 ईयर अगर ये हाई हुआ तो इट में भी पॉसिबल कि ये नेक्स्ट ईयर जो है वो लो भी हो सकता है। तो इसका जो है वो फ्लक्चुएशन चलता रहता है, सम टाइम हाई एंड सम टाइम लो। तो अनसर्टेनिटी है। उसके बाद है नॉन कॉन्ट्रैक्टेड इनकम्स, कि आपको है इसको जो है आप इसको ऑब्टेन करोगे ही करोगे। इस स्टाइल का कोई सर्टेन इसमें वो नहीं है कि आप किसी तरीके से कोई कॉन्ट्रैक्ट फिक्स कर लो। तो इट इज़ ए नॉन कॉन्ट्रैक्ट इनकम जो है वो होती है, अनसर्टेनिटी है, रिमेनिंग जो पेइंग आफ्टर जितने भी आपके टोटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं एटलीस्ट उनको पे करने के बाद जो आपके पास बचता है वो आपका जो है वो प्रॉफिट कहलाया जाता है। उसके बाद हाई फ्लक्चुएशन, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इसमें जो है वो फ्लक्चुएशन बहुत होते हैं। डिफरेंट टाइप्स की कंडीशंस अगर चेंज हो गई, फॉर एग्जांपल वेजेस चेंज हो गया, रेंट चेंज हो गया, इंटरेस्ट का जो रिवार्ड चेंज हो गया, तो इसमें भी चेंजेस हो जाएंगे। तो बूम और डिप्रेशन 2 टाइप्स की कंडीशन आती है। बूम में है जो टोटल चीज़ें राइजेज होती है, और डिप्रेशन में जो है वो टोटल चीज़ें लोअर होती है। तो इसी स्टाइल से बूम और क्राइसिस की सिचुएशन में उसमें भी चेंजेस होते हैं। प्रॉफिट में भी नेगेटिव, इट में भी पॉसिबल कि प्रॉफिट नेगेटिव हो जाए। इट मीन्स आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हाई आए और आपका जो मार्केट प्राइस है वो लोअर हो, देन इट में भी पॉसिबल कि आपको लॉस बियरिंग करे। इफेक्ट ऑन द रिवार्ड ऑफ सप्लाई, इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन द सप्लाई। अगर आपकी एंटरप्रेन्योर की सप्लाई हायर है तो प्रॉफिट जो है वो हाई होगा, और एंटरप्रेन्योर की सप्लाई लोअर है तो इसका आपका प्रॉफिट भी जो है वो लोअर होगा। तो इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन द सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। और अदर करेक्टरिस्टिक्स है कि इट इज़ रिगार्डेड एज द रिवार्ड ऑफ इनोवेशन। इनोवेशंस का जो है वो आपका है, ये टोटली एंटरप्रेन्योर के डिसीजंस जो डिसीजन मेकिंग की जो क्वालिटीज़ होती है एटलीस्ट उस पर डिपेंड करता है, और ये जो है प्रोफेबिलिटी होती है, और ये आपके अर्निंग लेवल को जो है वो इम्प्रूव करता है। तो दीज आर द बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रॉफिट। नाउ कम ऑन द थ्योरी ऑफ प्रॉफिट्स, की डिफरेंट टाइप्स की थ्योरी जो है वो इकोनॉमिक्स में दी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो थ्योरी है, इट इज़ फर्स्ट थ्योरी वाज गिवन बाय प्रोफेसर हॉले। ये प्रोफेसर हॉले की थ्योरी है। हॉले ने जो थ्योरी दी है वो है कि रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, इट मीन्स प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड ऑफ रिस्क बियरिंग कैपेसिटी। अगर एंटरप्रेन्योर की जितनी ज़्यादा कैपेसिटी जो होगी रिस्क बियरिंग की, देन प्रॉफिट इज़ हाई। तो अकॉर्डिंग टू होले, प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड ऑफ एंटरप्रेन्योर फॉर रिस्क बियरिंग एंड फुलफिलिंग इज रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप रिस्क बियरिंग के साथ साथ किस स्टाइल से अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियर करते हो। तो हर पर्सनस की जो हर बिजनेस में जो होता है समटाइम्स का जो हर एवरी बिजनेस हैव सम टाइम्स ऑफ
रिस्क लेवल, हर बिजनेस में जो है रिस्क का एक जो है लेवल अवेलेबल रहता है। कुछ बिजनेस में जो होता है वो रिस्क लेवल हाई होता है और सब कुछ में जो होता है जो रिस्क लेवल लोअर होता है। और एवरी पर्सन डज नॉट प्रेफर टू टेक रिस्क, हर पर्सन जो होता है वो रिस्क नहीं ले सकता है। केवल मात्र जो एक स्पेशल टाइप्स का जो एंटरप्रेन्योर होता है उसकी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी जो होती है हाई होती है। एंड रिस्क बियरिंग कैपेसिटी इज़ द रिवार्ड ऑफ प्रॉफिट। और आपकी जितनी ज़्यादा रिस्क बियरिंग कैपेसिटी होगी, एटलीस्ट प्रॉफिट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन योर कैपेसिटी ऑफ रिस्क बियरिंग। हायर इज़ द रिस्क इन बिजनेस देन हायर इज़ द प्रॉफिट। अगर आप किसी ऐसे बिजनेस को कर रहे हो जिसमें हायर रिस्क अवेलेबल है, देन आपको जो है वो हायर प्रॉफिट होगा ही होगा। इट इज़ कंपलसरी, ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है। इफ़ देयर इज़ नो होप्स ऑफ प्रॉफिट, अगर आपको प्रॉफिट की कोई होप ही नहीं है, तो नो एंटरप्रेन्योर विल डेयर टू स्टार्ट द बिजनेस। तो उसको कोई भी एंटरप्रेन्योर ऐसे बिजनेस को स्टार्ट नहीं करेगा। एंड टोटली द प्रॉफिट इज़ डिपेंड अपॉन द रिस्क बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेसमैन। जिस बिजनेसमैन में रिस्क बियरिंग कैपेसिटी जितनी हाई होगी उसका प्रॉफिट का लेवल उतना ही होगा, या जिस बिजनेस में रिस्क का लेवल हाई होगा और उसके एंटरप्रेन्योर की कैपेसिटी हाई होगी तो एटलीस्ट उसमें प्रॉफिट हाई होगा ही। तो रिस्क बियरिंग कैपेसिटी टोटल यही बता रही कि देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन risk bearing capacity and profit. If the risk bearing capacity is high then the profit will also high. तो ये थ्योरी एक शॉर्ट थ्योरी थी। अब अकॉर्डिंग टू कार्वे, प्रॉफिट इज़ नॉट जनरेटेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ रिस्क, कि प्रॉफिट जो है वो रिस्क से जनरेट नहीं किया जा सकता है। डिफरेंट टाइप्स के जो है ऑथर्स उसने इसको क्रिटिसाइज़ किया है और उनको क्रिटिसाइज़ करते समय उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि प्रॉफिट इज़ नॉट जनरेटेड बिकॉज रिस्क, कि रिस्क से प्रॉफिट जो है वो जनरेट नहीं होते हैं। बूम बट इट इज़ ऑप्टेन बिकॉज द एंटरप्रेन्योर रिड्यूस द रिस्क। ये किस लिए ऑप्टेन किए जाते हैं कि एंटरप्रेन्योर ने रिस्क को रिड्यूस कर दिया अपनी स्किल के बिहाव पे, अपनी एफिशिएंसी के बिहाव पे। तो ये कह रहा है कि किसी बिजनेस में रिस्क होना वो भी कोई प्रॉफिट पर डिपेंड नहीं करता। आपकी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी इज़ टोटली उस पर भी आपका जो है वो प्रॉफिट डिपेंड नहीं करता। प्रॉफिट इज़ डिपेंड अपॉन योर रिस्क टैकल कैपेसिटी, की किस स्किल के साथ, किस एफिशिएंसी के साथ आपने उस रिस्क को बियर नहीं कर दिया बल्कि रिड्यूस कर दिया है, तो प्रॉफिट टोटली उस पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट क्रिटिसाइज ये हो गई कि बियरिंग कैपेसिटी पे नहीं, आपकी स्किल और एफिशिएंसी पे, जिसके ब्याह पे आप उसको रिड्यूस कर देते हो। सेकंड जो है कि बिसाइड रिवार्ड फॉर रिस्क प्रॉफिट इज़ ऑल्सो रिवार्ड फॉर एबिलिटी। ये कह रहा है कि रिवार्ड फॉर रिस्क के बजाय अगर हम प्रॉफिट को बोले कि रिवार्ड ऑफ एबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर, तो ज़्यादा बेटर होगा कि प्रॉफिट जो है वो आपकी एबिलिटी का रिवॉर्ड है कि आप किस स्टाइल से रिस्क को रिड्यूस कर सकते हो। नेक्स्ट आता है प्रोफेसर नाइट ने इसको किया है कि ऑल टाइप्स ऑफ रिस्क नॉट जनरेटेड रिवॉर्ड, कि कुछ रिस्क जो होती है, सभी टाइप्स की जो रिस्क होती है एटलीस्ट उनसे प्रॉफिट जनरेट नहीं होता है। सम आर नॉन एंड अदर आर अननोन। तो अननोन जो रिस्क है एटलीस्ट वो आपको अवॉर्ड देती है। तो रेदर देन द रिवार्ड फॉर बियरिंग अननोन रिस्क, की आपने जिन रिस्क के बारे में आपको नॉलेज ही नहीं हो और आपने ऐसे रिस्क को बियर किया हो, तो प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड ऑफ बियरिंग अननोन रिस्क। तो नाइट का कहना है कि हमें रिस्क को भी क्लासीफाई करना चाहिए था, नॉन और अननोन। नॉन जो है वो प्रॉफिट जनरेट नहीं करती है, ओनली अननोन रिस्क जो है वो प्रॉफिट जनरेट करती है। नेक्स्ट आता है कि बिजनेस डज नॉट एक्सेप्ट रिस्क, वो रिस्क को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। ओनली उनकी जो पूरी कंसंट्रेशन होती है वो प्रॉफिट पे होते हैं, फ्री नेचर के होते हैं। बिजनेस स्टार्ट करते हैं किसी फ्रीडम के लिए, प्रोफेशंस के लिए, और कुछ साइकोलॉजिकल रीज़न भी होते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के पीछे। तो प्रॉफिट जो होता है वो बिजनेसमैन का मोटिव नहीं होता है। उसके बाद होता है कि हायर इनकम जो होता है, हायर इनकम में बी अर्न बाय अरेंजिंग सेफ गार्ड अगेंस्ट द वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क, कि अगर आपको इनकम हायर करनी है तो आप रिस्क के पहले से ही एक सेफ्टी वाले पॉइंट्स पर अपने ओपिनियन क्लियर कर देंगे कि ये रिस्क आएगी तो उसकी सेफ्टी ऐसे होगी। तो प्रॉफिट जो है उस सेफ्टी का रिवॉर्ड होता है। तो इन्होंने इस स्टाइल से इस थ्योरी को जो है वो क्रिटिसाइज़ किया है।
नेक्स्ट आती है थ्योरी अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी। तो ये जो थ्योरी है, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय प्रोफेसर नाइट, और प्रोफेसर नाइट ने एक्सप्लेन किया कि अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट की रियल में आप जो अनसर्टेनिटी को बियर करते हो वही आपका रिवॉर्ड है, वही आपका बिजनेस है। तो एंटरप्रेन्योर गेट्स प्रॉफिट इन रिटर्न टू बियरिंग अनसर्टेनिटी नॉट बियरिंग रिस्क, कि आपको केवल मात्र प्रॉफिट इसलिए मिला है कि आपकी बिजनेस लाइफ में जो भी अनसर्टेनिटी है एटलीस्ट आप उसको किस स्टाइल से टैकल करते हो। तो प्रोफेसर नाइट ने कहा कि प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड ऑफ अनसर्टेनिटी। अब नाइट ने कहा कि डिफरेंसेस बिटवीन बियरिंग अनसर्टेनिटी एंड बियरिंग रिस्क इज़ डिफरेंट, कि एक तो प्रोफेसर नाइट बोल रहा है कि आपका जो है डिफरेंस होगा बियरिंग अनसर्टेनिटी में और बियरिंग रिस्क में, दोनों में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रिस्क जो है वो कुछ तो क्रिएट होती है अनसर्टेनिटी पे और कुछ बिल्कुल सर्टेन टाइप्स की रिस्क होती है। तो रिस्क जो है वो 2 टाइप्स की बताइए, पहली बताइए अननोन और दूसरी बताइए नोन। तो जो अननोन है उन्हीं में अनसर्टेनिटी है, तो रियल में जो अनसर्टेनिटी एंटरप्रेन्योर बियर करता है वही रिवॉर्ड है। तो नाइट ने इसको क्लासीफाई किया है कि विच रिस्क आर सर्टेन, जो सर्टेन है इट मीन्स वो इंश्योरेबल है, आप उनकी पहले से ही सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू पर अपने ओपिनियन क्लियर कर सकते हो। तो सर्टेन टाइप्स की जो रिस्क होती है वो रिस्क होती है फॉर एग्जांपल है जैसे फायर हो गई, थेफ्ट हो गया, आपकी डेथ हो गई, वियर एंड टीयर हो गया किसी स्टाइल्स की, ये आपकी जो है इंडस्ट्री में क्रिएट हो जाती है या आपकी कई फर्म में क्रिएट हो जाती है। तो इन सब में आप क्या कर सकते हो, इन सभी के सेफ गार्ड के लिए, इन सभी के अगेंस्ट आपको सेफ गार्ड करने के लिए आप उनको मैनेज कर सकते हो हैविंग इंश्योरेंस। आपको क्या लेना है, इंश्योरेंस लेना है, फायर का, थेफ्ट का, डेथ का, वियर एंड टीयर्स का, डेथ, सभी के आपको एक इंश्योरेंस लेने हैं। आपको कुछ जो है वो प्रीमियम पे करना पड़ेगा, और प्रीमियम जो है इट वाज इंक्लूडेड इन, प्रीमियम जो आप पे कर रहे हो वो आपके किस में इंक्लूड हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपके इंक्लूड हो जाएगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड होते हुए ये आपको एक सेफ्टी जो है वो इन सर्टेन जो आपकी रिस्क है एटलीस्ट उससे आपको सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, और ये जो सेफ्टी दे रहा है। तो द नॉन रिस्क डू नॉट क्रिएट अनसर्टेनिटी, जो नॉन है उनमें अनसर्टेनिटी नहीं है, और अगर अनसर्टेनिटी नहीं है और वो इंश्योरेबल है तो वो प्रॉफिट जनरेट नहीं करती है। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर नाइट जिनमें सर्टेनिटी है वो जो है टोटल रिस्क प्रॉफिट जनरेट नहीं करती है। नाउ कम ऑन द पॉइंट ऑफ अनसर्टेनिटी, कि अनसर्टेनिटी किस में है और नॉन इंश्योरेबल कौन सी है, कि जिनका आप इंश्योरेंस नहीं करा सकते हो। फॉर एग्जांपल है डिमांड में फ्लक्चुएशन आ गया, हाई हो गई, लोअर हो गई, आपको पता ही नहीं है कि डिमांड की क्या कंडीशन होगी, प्राइस में चेंजेस हो गया, सप्लाई कभी हायर हो जाती है कभी लोअर हो जाती है, आपका कंपटीटर था नहीं एंटर हो गया, या था तो गायब हो गया, कुछ भी हो सकता है, आपके मार्केट की कंडीशंस क्या है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है। तो दीज रिस्क आर अनसर्टेन रिस्क, इनमें अनसर्टेनिटी है, एंड नॉन इंश्योरेबल रिस्क, ये इंश्योरेबल नहीं है क्योंकि आपको ही पता नहीं है कब कौन सा फैक्टर अप्लाई हो जाएगा, कभी डिमांड आ जाती है तो कभी सप्लाई तो कभी कंपटीटर, तो ये सब टोटल अननोन है। तो अननोन रिस्क जो होगी एटलीस्ट वो कब क्लियर होगी, जब आप में कैपेसिटी होगी, आप में एफिशिएंसी होगी, और आप इन रिस्क को इन्वॉल्व करते हुए या इन रिस्क की जो है इनको सॉल्व करते हुए आप किस स्टाइल से अपने प्रॉफिट को हाई करते हो, देन प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड ऑफ अनसर्टेन रिस्क, जिसमें इनको टैकल करने की हायर एफिशिएंसी होगी, हायर स्किल्स होगी, और जो बेटर वे में इन सभी प्रॉब्लम्स को या रिस्क को सॉल्व कर लेगा एटलीस्ट उसको जो रिवॉर्ड मिलेगा वो इन्हीं का होगा। तो इनसे प्रॉफिट जनरेट नहीं होता है, इन रिस्क से प्रॉफिट होता है, बिकॉज दीज आर इंश्योरेबल, आप प्रीमियम दे दीजिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हिट हो जाएगा, बट दीज आर नॉट इंश्योरेबल, इनका इंश्योरेंस पॉसिबल नहीं है। तो जिस भी एंटरप्रेन्योर ने इन अनसर्टेन रिस्क को बेटर वे में टैकल किया एटलीस्ट प्रॉफिट उसी का ही रिवॉर्ड है। अब इसको भी क्रिटिसाइज़ किया गया है कि प्रॉफिट इज़ नॉट द रिवार्ड ओनली फॉर बियरिंग अनसर्टेनिटी बट
इट इज़ ऑल्सो रिवार्ड ऑफ बिजनेस एबिलिटी। अब इसने केवल मात्र आपकी अनसर्टेनिटी बियर की कैपेसिटी को एक्सप्लेन किया है कि आपकी अनसर्टेनिटी को बियर करने की कैपेसिटी जितनी हाई होगी प्रॉफिट उतना हाई होगा, जितनी लोअर होगी उतना लोअर होगा। तो इसको भी क्रिटिसाइज़ करने के लिए कहा गया है किसी ने कि ये है रिवार्ड आपकी एबिलिटी का और आपकी एफिशिएंसी का, कि आप में कितनी एबिलिटी है और कितनी एफिशिएंसी एटलीस्ट टोटल, ये उसी का रिवार्ड है। उसके बाद है कि जनरेशन ऑफ अनसर्टेनिटी कैन नॉट रिगार्ड एज एन इंडिपेंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, कि कोई वो इंडिपेंडेंट नहीं है, एक अलग से कोई चीज़ नहीं है, इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन मोर देन वन फैक्टर्स। तो इसको क्रिटिसाइज इसलिए किया है कि अनसर्टेनिटी जो जनरेट होती है इट मे बी पॉसिबल्स कि वो आप ही की किसी एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है वो क्लियर हो गई हो। उसके बाद नेक्स्ट है कि सिंस अनसर्टेनिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, अब इन अनसर्टेनिटी को तो आप इवेल्युएट भी नहीं कर सकते हो, एस्टिमेशंस भी नहीं लगा सकते हो, इनकी फोरकास्टिंग भी नहीं हो सकती है, हैंस द वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट कैन नॉट बी नोन। तो आपको फिर अपने प्रॉफिट के वॉल्यूम को जो है आप उसको भी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये कह रहा है कि अनसर्टेनिटी को इवेल्युएट करना इम्पॉसिबल है। उसके बाद जो है ये जो है ये थ्योरी जो है ओनली आपको कंटीजेंट प्रॉफिट जो है उसके बारे में एक्सप्लेन कर रही है, केवल मात्र आपके प्योर प्रॉफिट के बारे में ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर रही है। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपकी जो बियरिंग अनसर्टेनिटी की है वही रिवॉर्ड है, जबकि एंटरप्रेन्योर इज़ नॉट अर्न प्रॉफिट इंस्पाइट बियरिंग अनसर्टेनिटी। तो ये जो है इसकी जो थीम है वो रॉन्ग है कि अनसर्टेनिटी को आप अगर बियर नहीं कर सकते तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है इनोवेटिव्स थ्योरी। तो इनोवेटिव्स थ्योरी जो है प्रोफेसर शुम्पीटर के थ्रू प्रोवाइड की गई है। इनोवेटिव्स थ्योरी में ओनली यही एक्सप्लेन किया गया है कि प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड ऑफ इनोवेटिव्स आइडियाज़, कि आप अपनी फर्म में, अपने प्रोडक्शन में, आपके प्रोसेस में आप कितने इनोवेटिव्स आइडियाज़ को यूज़ करते हो। जितना ज़्यादा इनोवेशन होगा एटलीस्ट प्रॉफिट जनरेशन की कैपेसिटी उतनी हाई होगी, और जितना लोअर इनोवेशन होगा, जितना ऑब्सोलेट टेक्निक होगी, बैकवर्ड होगा, ट्रेडिशनल होगा, तो आपका प्रॉफिट जो है वो उतना ही लोअर होगा। तो शुम्पीटर के अकॉर्डिंग कि डायनेमिक इकोनॉमिक्स में आपको जो है वो न्यू आइडियाज़ और न्यू इनोवेशंस जो है एटलीस्ट वो अडॉप्ट करने चाहिए, बिकॉज दिस इकोनॉमिक इज़ डायनेमिक। और डायनेमिक इकोनॉमी में आप जब तक जो है इस डायनेमिक इकोनॉमिक में आप न्यू आइडिया, न्यू इन्वेंशन नहीं करेंगे तब तक प्रॉफिट पॉसिबल नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू शुम्पीटर्स जो है आप इनोवेशन किन किन फील्ड में कर सकते हो, तो सबसे पहले आप कुछ न्यू मशीन्स ला सकते हो, न्यू मार्केट जो है आपका मार्केट जो है वो न्यू हो सकता है, आपकी प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, आपका रॉ मटेरियल जो है वो नया आ सकता है, एटलीस्ट आप किसी मेथड को चेंज कर सकते हो, आप टेक्निक को चेंज कर सकते हो, आपने जो कॉम्बिनेशन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का लिया है आप उसमें चेंजेस ला सकते हो। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इनोवेशंस। आप आपके प्रोडक्ट की जो है पैकिंग चेंज कर सकते हो, लेबल चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, अट्रैक्शंस ला सकते हो, आप न्यू स्टाइल्स में उसका एड जो है वो दे सकते हो। आप जो है प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ उस पर जो है थोड़ी कंसंट्रेशन कर सकते हो, और आपका जो प्रोजेक्ट है एटलीस्ट उसमें थोड़ा सा चेंज कर दो। तो टोटल इनोवेशंस जो है वो आप न्यू मार्केट को सर्च कर लो। तो इनोवेशन हर फील्ड में, प्रोडक्शन की हर जो प्रोसेस है एवरी स्टेप्स पे आप कुछ इनोवेशंस जो है वो ऐड कर सकते हो। और इनोवेशंस के बिहाफ पे क्या होगा कि आपका जो है आपके प्रोडक्ट के प्रति जो पब्लिक का अट्रैक्शन है वो हायर होगा, और ये अट्रैक्शन आपके डिमांड को क्रिएट करेगा, और डिमांड हाई हुई तो आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकल ही जो है वो हाई हो जाएगा। तो शुम्पीटर की थीम थी कि किसी भी एक्शन को अगर इनोवेटिव्स आइडियाज़ के साथ, नए तरीके के साथ, नए इन्वेंशन के साथ स्टार्ट किया जाए तो एटलीस्ट ये आपको प्रॉफिट देगी ही देगी। तो ऑल दीज पर्सन्स जो है, जो भी जितने भी एफ़र्ट्स हैं, आप जितने एफ़र्ट्स यूज़ करोगे, इनोवेशन को जितना आप सक्सेसफुली अप्लाई करोगे, इनोवेशंस को आप जितना ज़्यादा पब्लिक को जो है पब्लिक में जो है इनोवेशंस आप जितना ज़्यादा ले जाओगे एटलीस्ट आपका अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, और आपके प्रोडक्ट की सेल उतनी ही ज़्यादा पड़ेगी। तो प्रॉफिट को अगर करना है तो इनोवेटिव आइडियाज़ जो है वो आपको ऐड करना कंपलसरी हो जाता है, ये अकॉर्डिंग टू शुम्पीटर्स कहा गया। अब शुम्पीटर ने ये कहा कि जैसे ही आपने कुछ न्यू सिस्टम्स या न्यू प्रोडक्शन की प्रोसेस को अडेप्ट किया
तो क्या होगा कि जो सेम है आपका कंपटीटर भी उसी को फॉलो करेगा, कंपटीटर उसको फॉलो करेगा, तो आपका इनोवेशन और उसका इनोवेशन क्या हो जाएगा, कॉमन हो गया, क्योंकि आपने जो इनोवेशन किया वही इनोवेशन आपने किया, तो आपका प्रॉफिट जो है वो डिसअपेयर हो जाएगा, क्योंकि अब कुछ भी इनोवेटिव्स नहीं है। तो आप वापस कुछ इस डायनेमिक इकोनॉमी में आप वापस कुछ नेक्स्ट स्टेप लीजिए, फिर कुछ नया चेंज कीजिए और फिर नए ढंग से स्टार्ट कीजिए वापस, और नए ढंग से स्टार्ट करिए। तो ये जो होगा सम टाइम की प्रोसेस है, इसमें आप लॉन्ग टाइम तक तो नहीं ले सकते, लेकिन जितने टाइम तक आपका इनोवेशन किसी के थ्रू अडप्ट नहीं किया जाएगा उतने टाइम पीरियड में आपके प्रॉफिट जनरेशन की कैपेसिटी हाई होगी। तो ये थ्योरी जो है ओनली इनोवेशन पे बेस है, किसी स्टाइल्स का और भी कुछ भी जो है वो नहीं कह रहा कि टोटल इनोवेशन हुआ तो प्रॉफिट हाई होगा, बट रियलिटी नहीं है कि एवरी टाइम्स जो है वो इनोवेशन जो है वो आपके प्रॉफिट को अट्रैक्ट ही करे, क्योंकि एटलीस्ट इसकी कॉस्ट तो बियरिंग जो है वो कस्टमर को करनी है। उसके बाद रिस्क बियरिंग कैपेसिटी को बिल्कुल इन्वॉल्व कर दिया, क्योंकि एटलीस्ट आप इनोवेशन कर रहे हो, इट मीन्स आप कुछ रिस्क तो ले रहे हो, तो थोड़ा सा अगर वो ऐड कर देता कि नो इनोवेशन इज़ ऑल्सो है रिस्क बियरिंग, कुछ नया किया तो आपने रिस्क तो लिया, तो उसने उसको एक्सप्लेन नहीं किया, आपके इनोवेशन को उसने रिस्क से ऐड नहीं किया, और ये एक्सप्लेन नहीं करती कि इनोवेशन से आपका प्रॉफिट कितने परसेंट हाई हो जाएगा, वो भी ये नहीं किया, और एटलीस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है इनोवेशन से इंक्रीज होगी। सम टाइम इट में भी पॉसिबल कि हार्मफुल हो कि इनोवेशन से लोग आपकी कमोडिटी को जो है वो जो है नहीं लाइक करें। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी आती है मॉडर्न थ्योरी या डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें जैसे भी आप एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को इकोनॉमिस्ट में देखते हो कि डिमांड एंड सप्लाई के बिहाफ पे जो है वो डिटर्मिनेट होता है, तो यहाँ पर भी एंटरप्रेन्योर की डिमांड और एंटरप्रेन्योर की सप्लाई के बिहाफ पे जो है वो प्रॉफिट का डिटर्मिनेशन जो है वो किया जाता है। तो डिमांड ऑफ एंटरप्रेन्योर इज डिपेंड अपॉन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, कि उसकी एंटरप्रेन्योर की जो डिमांड होगी इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एंटरप्रेन्योर, कि एंटरप्रेन्योर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी ज़्यादा है। हायर द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी देन हायर विल बी डिमांड। तो अगर उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हायर हुई देन इट में बी पॉसिबल कि एंटरप्रेन्योर की डिमांड भी जो है वो हायर होगी। तो देयर इज़ अ रेशनल रिलेशनशिप बिटवीन marginal productivity of entrepreneur and its demand. If its demand is high, if its marginal productivity is higher, then the demand will also higher, but the demand is also depend upon the other factors. एंटरप्रेन्योर की जो डिमांड होती है एटलीस्ट वो कुछ और जो है फैक्टर उस पर भी डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल है स्केल ऑफ प्रोडक्शन, कि उस फर्म में प्रोडक्शन की स्केल क्या है, हायर लेवल देन हायर डिमांड, लोअर लेवल देन लोअर डिमांड। अगर स्केल ऑफ प्रोडक्शन हाई है तो एंटरप्रेन्योर की डिमांड भी ज़्यादा होगी, और अगर उस फर्म में बहुत लोअर क्वांटिटी का प्रोडक्शन किया जाता है तो एंटरप्रेन्योर की डिमांड भी लोअर होगी। उसके बाद है स्टेज ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कि आप डेवलपमेंट की कौन सी उस पे हो, बहुत हाई लेवल का एक्सपेंशन है, बहुत लोअर लेवल का है, हायर पे अगेन हायर डिमांड, लोअर पे अगेन लोअर। उसके बाद है रिस्क ऑफ एलिमेंट, अगर उस इंडस्ट्री में एलिमेंट जो रिस्क का है वो हायर है तो हायर एंटरप्रेन्योर रहेंगे, मैक्सिमम क्वांटिटी में रहेंगे, और अगर रिस्क बहुत लोअर है तो फिर आप 1 और 2 ऐसा ही एंटरप्रेन्योर से आप जो उसका काम चला सकते हो। द नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फर्म इन पर्टिकुलर इंडस्ट्री। ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि जो नंबर है एंटरप्रेन्योर के इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ फर्म, कि उस इंडस्ट्री में जितनी फर्म है एटलीस्ट उतने तो एंटरप्रेन्योर होना ही कंपलसरी है। एज द नंबर ऑफ फर्म विल इंक्रीज इन इंडस्ट्री द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज। अब आप देखिए वापस समझिए इस बात को कि आपकी जो इंडस्ट्री है एटलीस्ट इंडस्ट्री में फर्म की क्वांटिटी कितनी हाई है। अगर फर्म की क्वांटिटी हाई है देन 1 2 3 4 5 6 देन 7 एंटरप्रेन्योर। अब सपोज कीजिए आपकी इसमें इंडस्ट्री में 3 फर्म है देन 3 एंटरप्रेन्योर, तो ये तो क्लियर हो गया। अगर हायर नंबर ऑफ फर्म देन हायर नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर, lower number of firm then lower number of entrepreneur, then the number of entrepreneur is totally depend upon the number of industry. अब ये कह रहा है कि if number of firm will increase in industry, अगर आपकी इंडस्ट्री में फर्म का नंबर इंक्रीज हो गया है देन प्रोडक्शन विल हाई, तो जो आपके जिसमें 7 थे एटलीस्ट उसका जो प्रोडक्शन होगा इट इज़ हायर, और जिसमें 3 थे उसका जो प्रोडक्शन का लेवल होगा इट इज़ लोअर। तो हायर नंबर द फर्म देन हायर नंबर द प्रोडक्शन, लोअर नंबर द फर्म लोअर नंबर प्रोडक्शन, देन लोअर एंटरप्रेन्योर लोअर प्रोडक्शन,
हायर एंटरप्रेन्योर हायर प्रोडक्शन, ये जो थीम है ये वाली बात आपके क्लियर हो गई। अब ये कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज इन द इंडस्ट्री एज द रिजल्ट ऑफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल डिक्रीज। अब देखिए जहाँ पर 7 थे वहाँ क्या हुआ, प्रोडक्शन क्या हुआ, हायर हुआ। प्रोडक्शन हायर का मतलब प्राइस जो है वो क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। प्राइस क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। देन हाई एंटरप्रेन्योर एंड लोअर प्राइस, देन लोअर प्राइस, देन लोअर प्रॉफिट। आपका प्रॉफिट भी क्या होगा, लोअर होगा। वापस समझ लीजिए, जहाँ आपके एंटरप्रेन्योर हायर थे आपका प्रोडक्शन जो है वो हायर होगा, क्योंकि ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। ज़्यादा प्रोडक्शन का मतलब आपकी सप्लाई जो है वो हायर हो गई। अब अगर आपकी सप्लाई हायर है, प्रोडक्शन अगर आप सप्लाई हायर है, देन आपके प्रोडक्ट के प्राइस जो होंगे वो कंटिन्यूस डाउनफॉल में जाएंगे, और आपके प्रोडक्ट के जब प्राइस डाउनफॉल में जाएंगे तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो भी क्या होगा, बिल्कुल लोअर होगा। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि अगर इंडस्ट्री में जो है वो प्रॉफिट विल कम डाउन, नीचे आ गया। इन अदर वर्ड, इफ़ द नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है, अगर एंटरप्रेन्योर के जो नंबर हो गए इंडस्ट्री में वो लोअर होंगे तो क्या होगा, आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लोअर होगी तो आपके प्राइस हाई होंगे। प्राइस हाई होंगे इट मीन्स आपको प्रॉफिट होगा। तो ये वाली सिचुएशन जो है वो आपके इसमें एक्सप्लेन की गई है। नेक्स्ट जो आपका ग्राफ है वो इस स्टाइल का शो कर रहा है। अब आप यहाँ पर देखिए कि दिस इज़ द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ग्राफ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये जो ग्राफ आपका बताया गया है ये एंटरप्रेन्योर की जो है वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को शो कर रहा है। प्रोडक्टिविटी ऑफ एंटरप्रेन्योर, यहाँ आपकी जो मार्जिनल रेवेन्यू है या आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको, यहाँ पर नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर को। तो आप देखिए कि जब हायर नंबर ऑफ वो थे तो आपकी लोअर नंबर ऑफ, अगर आपका नंबर कम था तो आपकी प्रोडक्टिविटी क्या थी, हायर थी। एज वेल एज द नंबर विल इंक्रीज, प्रोडक्टिविटी विल डिक्रीज, नंबर ऑफ इंक्रीज, देन प्रोडक्टिविटी विल डिक्रीज। तो आप देखिए कि अगर आपके एंटरप्रेन्योर के नंबर ज़्यादा है तो आपका मार्जिन कम होगा, और एंटरप्रेन्योर के नंबर कम है तो आपका प्रॉफिट जो है वो हाई होगा। तो ये डायग्राम आपको यही एक्सप्लेन कर रहा है कि नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर इन इंडस्ट्री में भी नॉन सिमिलरली द डिमांड कर्व हो रहा है होल इकोनॉमिक में, और ये आपको बता रहा है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व जो है वो ऑल उसी का बता रहा है। और यहाँ पर जो है इन दोनों में एक इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगर आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है हायर है तो आपका नंबर कम होगा, और अगर आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लोअर है तो आपका नंबर जो है वो हायर होगा। ये वाली बात उसमें उस वाले ग्राफ में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब आता है कि इनकी सप्लाई की सिचुएशन, कि द रेट ऑफ सप्लाई, रेट ऑफ प्रॉफिट एंड नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर इन इंडस्ट्री हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप। अब इन दोनों में क्या होती है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपके प्रॉफिट में और आपकी सप्लाई में। हैंस द नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर इंक्रीज द प्रॉफिट विल, प्रॉफिट रेट बीइंग हाई। अगर नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर हाई हुए तो आपका प्रॉफिट हाई होगा। देखिए वहाँ क्या था, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को शो किया गया। अगर आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हायर हुई है तो कम नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर होंगे, और अगर आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो लोअर है तो आपको ज़्यादा एंटरप्रेन्योर चाहिए, उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। देन देयर इज़ ए इन्वर्स रिलेशनशिप ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एंड द डिमांड ऑफ एंटरप्रेन्योर। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है ये आप सभी जानते हो, कि जो भी है कि हमने 1 एंटरप्रेन्योर, पहले आप इसी बात को वापस समझ लो कि एक अगर एंटरप्रेन्योर था तो प्रोडक्शन होता है 10, अगर आपने दूसरा एंटरप्रेन्योर रख लिया और आपका टोटल प्रोडक्शन है 15, देन द डिफरेंस बिटवीन देम इज़ नॉन एज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ सेकेंड यूनिट, और इसकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो ये आई। तो यहाँ पर आपको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर में बताया गया है कि अगर आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो आपकी डिमांड मार्केट में कम होगी, क्योंकि आप खुद ही अच्छा खासा प्रोड्यूस कर करके दे रहे हो। जब आप प्रोड्यूस कर करके दे रहे हो तो ज़्यादा एंटरप्रेन्योर रखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो देखिए 3 रखने पड़ेंगे,
और यहाँ पर 2 ही रखने पड़ेंगे। इफ़ द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज़ 10 देन 3 एंटरप्रेन्योर रखने पड़ेंगे, एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ 15 देन 2 ही रखने पड़ेंगे। तो अगर एंटरप्रेन्योर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हायर हुई तो उसकी खुद की डिमांड लोअर हो जाएगी। पहली बात आप ये समझ लीजिए कि इन दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप है। आप 10 यूनिट ही प्रोड्यूस करके दे रहे हो तो 3 एंटरप्रेन्योर रखने पड़ेंगे, अकेला ही 15 प्रोड्यूस करके देख रहा तो 2 ही रखने पड़ेंगे। तो ये वाला जो ग्राफ है आपका वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को लेकर के है। अब ये वाला जो है वो बता रहा है आपकी सप्लाई को और आपके प्रॉफिट को कि देयर इज़ अ रैशनल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड प्रॉफिट। इफ प्रॉफिट इज़ हाई then supply of entrepreneur will increase, if profit is lower then supply of entrepreneur will decrease। अगर किसी भी इंडस्ट्री में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हाई है तो बहुत सारे जो है वो उसमें एंटर कर जाएंगे, तो एंटरप्रेन्योर की सप्लाई जो है वो हायर हो जाएंगी। और अगर किसी भी इंडस्ट्री में प्रॉफिट लोअर है तो एंटरप्रेन्योर वहाँ से एग्जिट हो जाएंगे, इट मीन्स उनकी सप्लाई लोअर हो जाएगी। तो इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है। और पूरी इकोनॉमिक का जो आपका सप्लाई कर्व होगा वो आपका सप्लाई कर्व इस स्टाइल में होगा इकोनॉमिक में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी रेट ये है तो आपकी ये होती है, और अगर ये हुई तो ये हो जाएगी, और अगर आपको ये प्राइस दे रहे हैं तो आपकी सप्लाई हो जाएगी। इट मीन्स इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है वो शो हो रही है। एज वेल एज द प्रॉफिट इंक्रीज नंबर इंक्रीज, या नंबर इंक्रीज देन प्रॉफिट इंक्रीज, नंबर इंक्रीज देन प्रॉफिट इंक्रीज, नंबर इंक्रीज देन प्रॉफिट इंक्रीज। तो आपका जो सप्लाई कर्व बनेगा वो इस स्टाइल में जो है वो इंक्रीजिंग लेवल का होगा। ये सप्लाई हो गई। अब आपको ये शो करना है कि वेयर द प्रॉफिट विल डिटर्मिनेट, कि प्रॉफिट कहाँ डिटर्मिनेट होगा। तो डिटर्मिनेशन जैसा भी हमारे इकोनॉमिक्स की जो बेसिक थ्योरी है कि डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट जो होगा, नॉर्मल प्रॉफिट जो होगा वो क्या होगा आपका, जहाँ पर आपका डिमांड कर्व और आपका सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करेगा एटलीस्ट वहीं जा कर के आपकी इंडस्ट्री में प्रॉफिट होगा। बट इन परफेक्ट कंपटीशन जो है ये आपका इस स्टाइल से ग्राफ है, ये आपकी सप्लाई है और दिस इज़ योर डिमांड, और जहाँ पर इन दोनों ने इंटरसेक्ट किया वहीं जा कर के आपका जो है वो प्रॉफिट हो जाएगा। तो परफेक्ट कंपटीशन में एक नॉर्मल प्रॉफिट जो है एटलीस्ट वही मिलेगा। बट इन शॉर्ट टर्म इट में भी पॉसिबल कि आपको लॉस हो या मैक्सिमम प्रॉफिट हो, बट इन लॉन्ग रन में जो आपको प्रॉफिट मिलेगा परफेक्ट कंपटीशन में, इट इज़ ओनली नॉर्मल प्रॉफिट जो है वही मिलेगा। नॉर्मल से ज़्यादा आपको इसमें जो है वो प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि परफेक्ट मोबिलिटी होती है। अगर आपकी डिमांड हायर हुई तो आपका प्राइस जो है वो गिर जाएगा, और अगर आपकी सप्लाई हायर हुई तो आपका प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस स्टाइल से परफेक्ट कंपटीशन में आपको केवल मात्र एक नॉर्मल प्रॉफिट जो है एटलीस्ट वही अर्न जो है आप कर पाओगे। उसके बाद आता है प्रॉफिट डिटर्मिनेशंस अंडर द इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो इम्परफेक्ट कंपटीशंस में जो होगा आपका वो ये ग्राफ इस स्टाइल्स का होगा। यहाँ पर आप जो है वो एबनॉर्मल प्रॉफिट ही नहीं शॉर्ट टर्म में मिलेगा, बट लॉन्ग रन में भी आपको जो है वो एक हायर जो है वो प्रॉफिट जनरेट आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपका प्राइस जो है वो थोड़ा सा हायर होता है, जबकि उस कंपटीशन में आपका प्राइस लोअर होता है। तो यहाँ पर प्राइस हायर होने की वजह से आपका जो है प्रॉफिट थोड़ा सा हायर जनरेट हो जाता है। ये इस स्टाइल का ग्राफ है। तो ये जो टोटल एरिया आप देख रहे हो उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका एक नॉर्मल प्रॉफिट को शो कर रहा है, एंड सेकंड पार्ट जो है वो आपके एक एबनॉर्मल प्रॉफिट को जो है वो जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पर 2 टाइप्स की टेंडेंसी आपके साथ हो सकती है, और अर्निंग प्रॉफिट हायर देन द नॉर्मल प्रॉफिट ये सिचुएशन है। अलग अलग जो ये ग्राफ है आपका कि ये एरिया और एक एरिया पर्टिकुलर यहाँ से यहाँ तक का, तो ये ट्राइंगल और ये क्वाड्रिलेटर जो है ये दोनों मिलकर के आपके टोटल प्रॉफिट को जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन की गई है कि रियल में जो है इट प्रोवाइड ए कॉमन प्रिंसिपल। ये आपको एक कॉमन प्रिंसिपल जो है वो ये थ्योरी आपको वही दे रही है, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आप जो है वो ये क्लियर कर पाते हो कि प्रॉफिट क्या होगा, कॉस्ट क्या होगा और ये क्या है। और ये एक बैलेंसिंग थ्योरी है जो डिमांड और सप्लाई के बिहाफ पे जो है वो जनरेट की जाती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रॉफिट थ्योरी। यहाँ पर मैंने आपको प्रॉफिट की 3 थ्योरी